हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमें पता है हमारा EMRS का एग्जाम होने वाला है, हमारे DSSS की भी वैकेंसी आने वाली है, KVS का भी हमारा एग्जाम हुआ था। तो सभी एग्जाम जो है उनके लिए जो हम साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उनमें हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। और जो एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं उसमें हमें क्या होता है, कई पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते और हमारी कुछ कमी रह जाती है, हम इनको फिर लाइन टू लाइन समझ नहीं पाते। तो उन्हीं के लिए हम लेके आए हैं आपके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स, जिनमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको पूरा चैप्टर, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 से और उसका चैप्टर फर्स्ट हमने लिया है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब 1-1 करके हम अपनी एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट करेंगे 9 to 12 तक की। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ आप जब पढ़ते हो, इसमें जो चीजें दी गई हैं वो बताया गया है कि मैटर क्या होता है। हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं जो जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर क्या हो सकता है, छोटी से छोटी चीज से लेके कोई छोटा सा पार्टिकल से लेके बड़ी चीज तक सभी क्या है, मैटर है। वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उनकी शेप अलग अलग हो सकती है, साइज अलग अलग हो सकता है, टेक्सचर्स अलग अलग हो सकते हैं। इस यूनिवर्स में जो भी चीज मटेरियल से बनी है क्या कहलाती है, साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, मैटर दिया है। मैटर क्या होता है, जैसे हवा हो गई जिसमें हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, स्टोन्स हैं, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ तक कि पानी की छोटी सी छोटी बूंद भी क्या है, मैटर है। या फिर जो सैंड का पार्टिकल है, जो रेत का छोटा सा पार्टिकल है, वो भी क्या है, मैटर है। तो मैटर हमें क्या समझ आया, जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं जो जगह घेरती है और जिसका मास होता है, या दूसरे शब्दों में कहे जिसका मास एंड वॉल्यूम होता है, वो क्या है, मैटर है। अब जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में क्लासिफाई किया था कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी मैटर है पंच तत्व से मिलके बना हुआ है। वो पंच तत्व कौन कौन से, ये पहले जो बहुत पहले फिलोसफर्स थे उन्होंने बताया था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब उनके अकॉर्डिंग क्या था, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग चीज हो, जो इन चीजों से मिलके, इन पंच तत्वों से मिलके बनी है। बाद में साइंटिस्ट ने मैटर को 2 टर्म में क्लासिफाई किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे एंड केमिकल नेचर के बिहाफ पे। और हम इस चैप्टर में मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, भी मैटर को देख के जो उसके बारे में नोटिस करते हो कि इसका साइज कैसा है, इसका कलर कैसा है, ये किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसका मास कितना है, डेंसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, ये सभी जो चीजें होती हैं ये क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे और हम केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। कोई भी मैटर है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अगर कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब जो ये पार्टिकल्स है इनकी भी प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी पड़ेगी। ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, आप देखो कई जगह बताया गया है कि हम अगर किसी चीज को देखते हैं, जैसे ब्लॉक ऑफ वुड देखते हैं, उसमें हमें क्या लगता है, उसमें हमें कोई पार्टिकल दिखता ही नहीं, हमें ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। और कई चीजें हम जैसे रेत देखते हैं तो रेत में हमें छोटे छोटे पार्टिकल नजर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम कैसे डिसाइड करेंगे
के जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट नेचर का है। आप देखो, मैटर जो होगा वो पार्टिकल से ही मिलके बनता है, और वो पार्टिकल्स इतने इतने छोटे हो सकते हैं कि हम उन्हें आंखों से तो छोड़ो, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। तो वो हमें कैसे दिखते हैं? वो कंटिन्यूअस दिखते हैं, और कुछ पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है जिससे हम उनको देख पाते हैं, जैसे सैंड के पार्टिकल्स हैं। तो वो किस फॉर्म में दिखते हैं? वो ऐसे दिखते हैं जैसे ये पार्टिकल की फॉर्म में मैटर, और कई ऐसा दिखता है जैसे कंटिन्यूअस है। बट अल्टीमेट क्या है, जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। और ये पार्टिकल का साइज अलग हो सकता है, इनके बीच में जो स्पेस है वो अलग अलग हो सकता है। ये सभी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम पढ़ेंगे। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी को हम देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, हमें 100 ml का बीकर लेना है। अब उसमें हाफ ऑफ फिल कर देना है उस बीकर को पानी से, वाटर फिल कर देना है उसमें। अब उस वाटर में हमें थोड़ा सा साल्ट ऐड करना है, हम स्पूनफुल ऐड करेंगे साल्ट की। अब हम क्या देखते हैं, जो साल्ट है वो इसमें स्टिर करेंगे तो वो घुल जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब क्या होगा, जो ये साल्ट के पार्टिकल हैं, जो ये वाटर मोलिक्यूल्स के बीच में आ जाते हैं, जैसे वाटर के जो पार्टिकल हैं उनमें बीच में थोड़ा स्पेस होता है, और वो स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है साल्ट के पार्टिकल्स। अब क्या होता है, जितनी वॉल्यूम पहले थी वाटर की उतनी ही वॉल्यूम अब रहती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स है उनके बीच स्पेस होता है, और वो स्पेस किन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया? साल्ट के पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ी। अगर बाय चांस ऐसा होता कि साल्ट के पार्टिकल ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्पेस नहीं होता, मानो वाटर के मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसे होते हैं, वाटर के पार्टिकल बिल्कुल ऐसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, तो साल्ट क्या होता? वो नीचे बैठा रहता, और नीचे बैठा रहता तो क्या होता, जो वाटर की वॉल्यूम है वो क्या हो जाती? बढ़ जाती। लेकिन वाटर की वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि जो वाटर के बीच में क्या होता है, वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया साल्ट के पार्टिकल ने, इसलिए वॉल्यूम इसकी सेम रही। अब नेक्स्ट है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैटर के पार्टिकल कितने स्मॉल हो सकते हैं? इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी देखते हैं। हमने 100 ml वाटर लिया, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स डाले। यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट के क्या है, ये क्रिस्टल्स हैं। अगर हम इन 2-3 क्रिस्टल्स को 100 ml ऑफ वाटर में डालते हैं तो हम देखते हैं वाटर का कलर पर्पल हो गया है। किसकी वजह से? पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स की वजह से। अब क्या होता है, हम 100 ml में से हम 10 ml वाटर बाहर ले लेते हैं, और इसमें और इस 10 ml वाटर को हम फिर 100 ml ऑफ वाटर में ऐड करते हैं। हम जैसे ही ऐड करेंगे तो वाटर का कलर क्या हो जाएगा? फिर पर्पल हो जाएगा। आप इसमें से 10 ml बाहर ले लेंगे, उस 10 ml को फिर वाटर में ऐड करेंगे, फिर उसका पर्पल हो जाएगा। लेकिन ये कलर क्या है, थोड़ा सा क्या होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि हमने सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स ऐड किए थे, और उन्होंने इतने वाटर को क्या कर दिया? कलर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स यहाँ जाके ब्रेक हुए थे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होते गए, और ये पार्टिकल्स क्या है, वाटर को क्या करते गए? पर्पल करते गए, कलर देते गए। तो इसका मतलब क्या है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब थोड़े से जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ये 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे, जो क्या है, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। सेम एक्टिविटी की जा सकती है 2 ml ऑफ डिटोल को लेके, किसकी जगह? पोटेशियम परमैंगनेट की जगह। स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन
रिपीटेड डाइल्यूशन। और जो जब हम डेटोल डालते हैं तो डेटोल की स्मेल भी क्या है, जैसे एक बार डाला फिर उसमें से कुछ बाहर लिया उसमें अलग पानी में डाला तो इसकी भी स्मेल रिपीटेड डाइल्यूशन पे आती रहेगी। The particles of matter are very small, they are small beyond our imagination, मतलब बहुत ही small है, हमारी imagination से भी परे। अब ये बता रहा है characteristics of particles of matter. Particles of matter have space between them. ये हमने एक्टिविटी की थी वाटर की, जब उसमें साल्ट ऐड किया था तो हमने देख लिया जब वाटर के मोलिक्यूल में हम साल्ट ऐड करते हैं तो हम देखते हैं वाटर का वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है। इसका मतलब क्या है, जो वाटर के पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होता है जिसमें साल्ट के पार्टिकल आके एडजस्ट हो जाते हैं और इसका क्या है, वॉल्यूम बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो मूव कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम किसी कॉर्नर में अगरबत्ती रखते हैं और उसको अभी जलाया नहीं है तो आपको कितना पास जाना पड़ता है उसकी स्मेल लेने के लिए। आप फिर क्या करते हैं, अगरबत्ती को जला देते हैं, तो फिर क्या होगा, क्या आप किसी रूम में बैठे हुए हो और दूसरे रूम में अगरबत्ती जल रही है तो थोड़ी देर में क्या होगी, स्मेल आपके पास आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अगरबत्ती आपने जलाई है तो उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तभी तो वो आपके पास स्मेल आ रही है ना। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है मैटर के, जैसे हमने अगरबत्ती का एग्जांपल लिया, अगर अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो दूसरे रूम में बैठे हमें स्मेल आ जाती है। उसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और जब भी पार्टिकल मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस की जाती है मूविंग पार्टिकल्स के द्वारा। और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं। इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर हम घर में कभी भी सब्जी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पैन में क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा ऑयल को गर्म करते हैं, हम इसमें ऑयल डालते हैं या हम घी डालते हैं। अगर हम जब तक गैस नहीं जलाते हैं वो घी ऐसे ही रहता है पैन में। जैसे ही हमने गैस जलाई थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये घी फैल जाता है, ये चेंज हो जाता है अपनी स्टेट। अगर मान लो ये सॉलिड स्टेट में है तो ये लिक्विड स्टेट में हो जाता है और क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पहले पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके पार्टिकल्स क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं पार्टिकल्स क्या करते हैं, फास्टर मूव करते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। तो क्या है, पार्टिकल्स अगर मूव करते हैं तो क्या कौन सी एनर्जी प्रोसेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं। अब हमने जो एक्टिविटी देखी है उसमें हमने क्या देखा, देखो मान लो अगर हम किसी बीकर में वाटर ले रहे हैं, वाटर भरा हुआ है इसमें, अब इसमें क्या होता है, हम रेड या ब्लू इंक डालते हैं तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, जो ये वाटर है ये पूरा ब्लू इंक डाल रहे हैं तो पूरा इसका कलर ब्लू हो जाएगा, या फिर पिंक डाल रहे हैं तो इसका पूरा कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो हमने इंक डाली तो इंक के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के साथ क्या हो गए, बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। और इस जो इंटरमिक्सिंग होती है अपने आप हुई है, हमने क्या किया है, सिर्फ इंक इसमें डाली है, इंक इसमें जाने के बाद ये इंक अपने आप वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या होगी, वाटर के पार्टिकल के साथ क्या होगी, मिक्स होगी। तो जो ये इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की अपने आप एक दूसरे के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब जैसे हमने परफ्यूम स्प्रे किया है, रूम के एक कॉर्नर में हम परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं तो क्या होगा, वो जो परफ्यूम की स्मेल है पूरे रूम में फैल जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं जो रूम में एयर है उसके पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारे तक मूव करके पहुंचते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स है
वो क्या है, आपस में इंटरमिक्स होते हैं। और इंटरमिक्सिंग वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हीटिंग पे डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। जैसे आप कभी भी घर पे जाते हो, अगर कोई स्पेशल डिश पक रही है तो आपको पता चल जाता है घर में आज ये बन रहा है ना। अगर मान लो वो खाना ठंडा हो गया है तो आपको उसको स्मेल करने के लिए पास जाना पड़ता है। अगर वो तभी बन रहा है, गरम गरम बन रहा है, तो उसका क्या होगा, जो डिफ्यूजन होगा वो ज्यादा होगा। जैसे हीट बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन क्या होता है, ज्यादा होता है और आपको स्मेल दूर तक आ जाती है। तो हमने पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है। सबसे पहले क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। सेकंड क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं। और मूव करते हैं तो कौन सी एनर्जी प्रोसेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और जब वो मूव करते हैं तो वो दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ भी मिक्स हो जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आगे है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए एक्टिविटी दी गई है। अगर हम ये एक्टिविटी देखते हैं, हमें क्या लेना है, एक आयरन नेल लेनी है, एक चौक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है। हमें इन तीनों को हथौड़े से क्या करना है, ब्रेक करने की कोशिश करना है। हम क्या देखेंगे, आयरन नेल अपनी शेप चेंज कर लेगा अगर हथौड़े से पीटेंगे तो, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगा। पीस ऑफ चौक, एक हथौड़ा मारते ही चौक क्या होगा, टूट जाएगा। रबर बैंड भी नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब क्या है, इनमें क्या है, आयरन नेल क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है और वो क्या हो रहा है, इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है। अब जो चौक का पीस है उसमें क्या, अब जो चौक का पीस है उसमें क्या है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो जा रहा है। अब जो रबर बैंड है, रबर बैंड में भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब रबर बैंड का एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन फिर क्या है, जब इसको छोड़ते हैं तो ये अपनी शेप रीगेन कर लेता है। इसीलिए ये क्या होता है, सॉलिड कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी शेप रीगेन कर लेता है। नहीं तो हमें ये लगता है सॉलिड की शेप फिक्स होती है, इसकी फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, खींचने के बाद हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे तो ही इसकी शेप चेंज हो रही है, और एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ते ही ये अपनी शेप में वापिस आ जा रहा है। अब एक सेकेंड एक्टिविटी दी गई है, इसमें क्या बताया गया है, देखो अगर हवा में हम अपने हाथ को लहराते हैं तो हम हवा को इजीली कट कर सकते हैं, मतलब हम अपने हाथ को आराम से मूव करा सकते हैं। वैसे ही अगर पानी में हम अपने हाथ को घुमा रहे हैं उसमें भी हम घुमा सकते हैं। क्या हम सॉलिड में आर पार अपने हाथ को कर सकते हैं? अगर किसी भी सॉलिड में अगर आप दीवार में अपना हाथ मार रहे हो, क्या आप आर पार कर पाओगे? आपको नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि जो मैटर होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जो एयर होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए हम अपने हाथ को हवा में चला पाते हैं। ऐसे ही जो वाटर होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए वाटर में भी अपने हाथ को घुमा सकते हैं। लेकिन सॉलिड में हम अपने हाथ को नहीं आर पार कर सकते, क्योंकि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम मैटर की स्टेट पढ़ेंगे। हमने अभी क्या ऑब्जर्व किया है, अलग अलग तरीके के मैटर के टाइप्स को ऑब्जर्व किया है। हम क्या देखते हैं, जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स होती है मैटर की। हालांकि 2 स्टेट और होती है मैटर की, एक प्लाज्मा होती है, एक बोस-एनस्टीन कंडेंसेट होती है, बट उनको हम डीपली स्टडी नहीं करते। हम इन्हीं 3 ही स्टेट को पढ़ते हैं, इसीलिए मैटर की स्टेट कितनी समझी गई है, 3 समझी गई है। जनरली अगर पूछा जाए तो प्लाज्मा एंड बोस-एनस्टीन कंडेंसेट को भी देखा जाता है, लेकिन उन्हें डीप स्टडी नहीं किया गया। वो साइंटिस्ट ने बता दी, इसलिए हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि
5 स्टेट होती है, लेकिन हम पढ़ते डिटेल में किनको पढ़ते, 3 ही स्टेट को हम पढ़ते हैं। और ये मैटर की स्टेट किसकी वजह से हुई है, क्योंकि जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर में वो अलग अलग है, उन्हीं के बिहाफ पे ये 3 स्टेट्स दी गई है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई पेन है, बुक है, नीडल है या फिर वुडन का कोई पीस है, हम देखते हैं इनकी शेप फिक्स होती है। अगर आप पेन को क्या है, पेन को आप यूज कर रहे हो, पेन को आप रख रहे हो, पेन को आप कहीं गिरा रहे हो, लेकिन पेन की शेप फिक्स रहेगी, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। ऐसे ही बुक, नीडल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन उनकी शेप क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उनकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट रहेगी और उनकी वॉल्यूम भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं है कि उनको किसी चीज में डालते हैं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है, या फिर वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। सॉलिड को ना तो कंप्रेस किया जा सकता है, ना ही उनकी वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, मतलब सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। और इनकी टेंडेंसी जो उनकी शेप को मेंटेन करने की होती है जब कोई आउटसाइड फोर्स लगाया जाता है। सॉलिड क्या होंगे, अगर कुछ ज्यादा ही एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो टूट तो जाएंगे, लेकिन अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे, वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape or stretching? It is a solid. अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो रबर बैंड होता है वो क्या होता है, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप तो चेंज कर लेगा, लेकिन जैसे ही हमने वो एक्सटर्नल फोर्स हटाया, जो हमने स्ट्रेच करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, वो हटाते ही ये अपनी शेप को क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है। इसीलिए क्या होता है, ये सॉलिड होता है। बट अबाउट शुगर एंड सोल्ट, जब इनको जार में रखा जाता है तो ये शेप जार की ले लेते हैं, क्या फिर भी ये सॉलिड है? अगर हम शुगर के एक पार्टिकल को देखते हैं, हमें पता है इसका इस तरीके का पार्टिकल दिखता है, मतलब जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं ना शुगर के, वो उनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है, वो सेम रहते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी शेप चेंज हो जाती है अगर हम किसी और बर्तन में उनको डालते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, ये भी सॉलिड होते हैं। ऐसे ही नमक के पार्टिकल्स की शेप भी फिक्स होती है। स्पॉन्ज को अगर हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं, तो क्या ये भी सॉलिड है? स्पॉन्ज को भी अगर हम कंप्रेस करते हैं तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम वो फोर्स हटाते हैं इसकी शेप रिगेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो स्पॉन्ज के पार्टिकल्स के बीच में एयर फिल होती है, कुछ होल होते हैं, होल के बीच में एयर फिल होती है, और जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो एयर बाहर निकल जाती है, और बाद में जब हम फोर्स हटाते हैं तो वो एयर वापस वहीं आ जाती है। तो ये भी क्या है, सॉलिड। नेक्स्ट है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हमें क्या करना है कि एक्टिविटी दी गई है, हमें कुछ चीजें कलेक्ट करनी है, जैसे वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, और इनको क्या करना है, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग अ मेस्टिक सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। हमें क्या करना है, कोई कंटेनर लेना है और उसका 50 ml मार्क कर देना है कि इतना 50 ml हो गया, मार्क करना है 50 ml। उसके बाद क्या करना है, what will happen if these liquids are spilled on the floor? क्या होगा अगर जो ये लिक्विड है ये फर्श पे गिर जाए। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different container one by one. Does the volume remain the same? हमें क्या करना है, जैसे वाटर को इसमें डालना है कंटेनर में 50 ml तक, 50 ml वाटर हम इसमें डालेंगे। अब इस कंटेनर से हमें वाटर को दूसरे कंटेनर में डालना है, फिर हमें उसकी वॉल्यूम मेजर करनी है, क्या इसकी वॉल्यूम 50 ml ही रहेगी या इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। Does the shape of the liquid remain the same?
अगर हम किसी एक कंटेनर से लिक्विड को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो क्या इसकी शेप भी सेम रहती है, शेप चेंज हो जाती है। अब क्या है, जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे तो क्या ये इजीली फ्लो कर पाएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है। मान लो ग्लास में हमने पानी ली तो वो पानी किसकी शेप ले रहा है, ग्लास की शेप ले रहा है। उसके बाद अगर हम किसी कटोरी में डाल रहे हैं पानी को तो पानी ने किसकी शेप ले ली, कटोरी की ले ली। बकेट में डालेंगे तो बकेट की शेप ले लेगा। मतलब लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होती है। अगर हम 50 ml वाटर ले रहे हैं ग्लास में तो भी वो 50 ml रहेगा। अब इसको अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं किसी बाउल में तो भी वो 50 ml ही रहेगा, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। तो क्या है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। शेप क्या होते हैं, जिस भी कंटेनर में हम उसको डालेंगे वो उसकी शेप ले लेते हैं। अब लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की और शेप को चेंज करने की, इसलिए वो रिजिड नहीं होते और उनको फ्लूइड बोलते हैं। क्योंकि फ्लूइडिटी होती है उनकी फ्लो करने की प्रॉपर्टी की वजह से उनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। अब क्या करते हैं, एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 में क्या बताया गया है, सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। जैसे क्या है, अगर पानी में हम साल्ट को ऐड कर रहे हैं तो साल्ट क्या हो गया, क्या हम अलग से बता सकते हैं, फिर क्या इनको सेपरेट कर सकते हैं साल्ट के पार्टिकल को वाटर के पार्टिकल से, नहीं कर सकते ना। अब वाटर में जब साल्ट को ऐड किया तो साल्ट क्या है, इंटरमिक्स हो गए दोनों पार्टिकल, और इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इसका मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल है वो लिक्विड में क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। अब जो गैसेस होती है एटमॉस्फेयर से वो भी डिफ्यूज हो जाती है और वाटर में डिजोल्व हो जाती है। देखो जो भी मतलब एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, क्योंकि पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको ब्रीथ करते हैं वो। तो इसका मतलब क्या है, जो पानी में है वो गैस घुली हुई है, तो गैस का भी क्या होता है, लिक्विड के साथ क्या हो जाता है, डिफ्यूजन होता है। यही बताया गया। All living creatures need to breathe for survival. Aquatic animals breathe करते हैं वाटर के अंदर, किसकी वजह से, डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंस होती है उसकी वजह से। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, लिक्विड्स में डिफ्यूज हो जाते हैं। और जो ये डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड में ज्यादा होता है सॉलिड की वजह से, सॉलिड की बजाय। और जो ये डिफ्यूजन होता है लिक्विड का ये ज्यादा होता है सॉलिड की बजाय। और इसी वजह से क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है सॉलिड स्टेट की बजाय। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं और उनमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा तो क्या दूसरे पार्टिकल्स आके इनके बीच में जगह ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, इसलिए इनमें डिफ्यूजन कम होगा। लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड में बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। अब बाहर से जो पार्टिकल्स आते हैं वो इनके बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इनके साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें डिफ्यूजन, लिक्विड में डिफ्यूजन सॉलिड की बजाय ज्यादा होता है। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है द गैसियस स्टेट। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा जो बैलून सेलर होता है वो एक सिलेंडर से ही गैस को बहुत सारे बैलून्स में भर देता है। अब कभी आपने इंक्वायरी की है या फिर कभी इंक्वायरी करना कि कितने बैलून्स एक सिलेंडर से भरे जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, उसमें हमें क्या लेने हैं, हमें 3 सिरेंजेस लेने हैं 100 ml के और उनकी नोजल को रबर कोक से बंद कर देना है। अब क्या करना है, जो ये पिस्टन होता है इसको रिमूव कर देना है। अब हम एक सिरिंज को अनटच छोड़ेंगे, दूसरे में हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे और तीसरे सिरिंज में हम चोक के पीसीस को ऐड करेंगे। अब हम पिस्टन को फिर इंसर्ट करेंगे,
सिरेंजिस में, और क्या करेंगे, हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे कंटेंट को, पिस्टन को पुश करते हुए। हम क्या देखते हैं, जो हमने अनटच सिरिंज छोड़ा था जिसमें सिर्फ गैस भरी हुई थी, उसके पिस्टन को कंप्रेस करना इजी है, और उसके पिस्टन को ही हाईली कंप्रेस किया जा सकता है, किसकी बजाय जिसमें चोक के पीसेस भरे हुए थे, मतलब जिसमें सॉलिड भरा हुआ था और जिसमें वाटर भरा हुआ था, उसकी बजाय। तो इसका मतलब क्या है, जो गैसियस स्टेट होती है, जो गैस होती है, उनको कंप्रेस करना इजी होता है, उनको हाईली कंप्रेस किया जा सकता है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। अब जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसके सिलेंडर हम देखते हैं, हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर जो सिलेंडर्स में भर के ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल्स में, वो सब क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। कंप्रेस्ड गैस मतलब ये जो गैस की वॉल्यूम होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अब उस वॉल्यूम को कम किया जाता है उनपे प्रेशर अप्लाई करके, उनको गैस को कंप्रेस करके, और गैस को कंप्रेस करके बहुत ज्यादा वॉल्यूम को क्या है, सिलेंडर्स में भरा जाता है कंप्रेस करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस उसमें आ सके। अब जो सीएनजी होती है, जो फ्यूल्स में यूज की जाती है व्हीकल्स में आजकल, क्या होता है, इनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से गैस की ज्यादा वॉल्यूम को कंप्रेस करके छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है, और इसको गैस को ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है इजीली। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है गैसियस स्टेट की, गैसेस की, कि ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। सेकंड, जो हमने अभी पढ़ा था कि जो कुक्ड फूड होता है, या फिर जो खाना पकाया जा रहा होता है किचन में, उसकी स्मेल हमें दूर तक आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि क्या पकाया जा रहा है। अब इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फूड के पार्टिकल्स, वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं और हम तक पहुंच जाते हैं। अब जो स्मेल होती है हॉट कुक फूड की, वो हमारे पास सेकेंड्स में पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो ज्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड की बजाय। मतलब जो पार्टिकल्स की स्पीड हाई होती है और उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है गैस। फर्स्ट क्या है, हाई कंप्रेसिबल होते हैं गैस जो होते हैं। सेकंड क्या होता है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है गैसियस स्टेट में। और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस है, जो स्टेट है मैटर की, उसकी शेप कोई नहीं होती है और ना ही उनकी कोई वॉल्यूम होती है, क्योंकि उनकी वॉल्यूम को कम ज्यादा किया जा सकता है प्रेशर को चेंज करके, और उनकी शेप भी कोई फिक्स नहीं होती है। जिसमें भी डालते हैं उसकी शेप, सिलेंडर में डालते हैं तो सिलेंडर की तरह की हो जाती है, मतलब इनकी ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है ना शेप फिक्स होती है। हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। अब क्या होता है, जो गैसियस स्टेट होती है उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। देखो, अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, स्पीड से मूव करेंगे, और मूव करते करते कभी तो वो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, कभी आपस में टकराएंगे, और जैसे ये टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किस पे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। अब सॉलिड के बीच में क्या होता है, स्पेस कम होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मूवमेंट नहीं शो कर रहे होते, क्योंकि हमने मैटर की प्रॉपर्टी में पढ़ा, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि पार्टिकल्स मूव तो करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में स्पेस नहीं होता तो ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड थोड़ा सा मूव करते हैं, लेकिन गैस क्या होती है, ये स्पीडली मूव करती है, और ये इनमें मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। और मूव करते करते क्या होता है, ये आपस में इसके पार्टिकल्स टकराते हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं, जिसकी वजह से ये कंटेनर की वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। अब हमने क्या देखा है, जो वाटर है वो थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड भी होता है वाटर, जैसे बर्फ होती है, आइस होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। लिक्विड भी होता है, जैसे कि वाटर खुद लिक्विड है। अब गैस भी होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वाटर की तीनों फॉर्म पाई जाती है। अब क्या होता है, अगर हम इसकी स्टेट को चेंज करें, इनके पार्टिकल के साथ क्या होगा अगर इनकी स्टेट चेंज होगी,
और इनकी स्टेट कैसे चेंज हो जाती है, इन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर्स देखते हैं। अब एक एक्टिविटी दी गई है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसमें बताया गया हमें क्या करना है। हमें एक बीकर में 150 ग्राम आइस लेनी है और इसमें क्या करना है, थर्मोमीटर सस्पेंड करना है और थर्मोमीटर को इस तरीके से सस्पेंड करना है कि थर्मोमीटर का बल्ब जो है वो आइस के कांटेक्ट में रहे। हमें क्या करना है, गैस के फ्लेम को हमें क्या करना है, बर्नर को ऑन करना है और उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो ये आइस के पार्टिकल्स हैं ये किस में चेंज होना शुरू कर देते हैं, ये वाटर में चेंज होना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आइस के पार्टिकल्स मेल्ट होना शुरू करते हैं तो हमें थर्मोमीटर में टेम्परेचर नोट करते रहना है कि इसका टेम्परेचर कितना जा रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं आइस पार्टिकल्स कंप्लीटली वाटर में, हमें टेम्परेचर नोट करना है। उसके बाद जब वाटर के पार्टिकल्स बॉयल करना शुरू करते हैं और वाटर वेपर में चेंज होना शुरू करते हैं, हमें क्या करते रहना है, हमें टेम्परेचर नोट करते रहना है। अब क्या होगा, जैसे ही हम सॉलिड में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे हमने आइस के पार्टिकल्स लिए थे, हम नीचे से बर्नर ऑन कर रखा था, तो टेम्परेचर जैसे जा रहा है सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करने शुरू करते हैं, मूव करने शुरू करते हैं। और जो एनर्जी सप्लाई की गई है हीट के द्वारा, वो क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच उसको ओवरकम कर लेती है। और इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं अपनी जो पोजीशन थी उसको छोड़ने शुरू कर देते हैं, उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें सॉलिड कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने के लिए, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड का एक इंडिकेशन होता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। मतलब देखो क्या होता है, जो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। अब हमें देखना होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा है। अगर ये ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और कम होगा टेम्परेचर की अगर कम जरूरत पड़ेगी, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, इसकी स्ट्रेंथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है, जो कि हम 0 डिग्री सेल्सियस भी जिसको हम बोलते हैं। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा है वो तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। मतलब जो गैस आइस है, आइस को अगर हम फ्रिज से बाहर रखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, तो वो क्या होता है, वाटर में ही रहता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की, उसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, जिससे सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो जाए, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जब भी सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। मतलब देखो, अब हमने आइस ली थी, आइस को हमने मेल्ट करना शुरू किया था, आइस के पीसेस थे ये, उनको हमने मेल्ट करने के लिए हमने बर्नर से हीट दी थी। जैसे हमने इनको हीट दी थी तो ये क्या हो गया था, ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया था लिक्विड में। अगर हम टेम्परेचर जब नोट करने की बात कर रहे थे, अगर हम टेम्परेचर नोट करते हैं थर्मोमीटर से, तो हम देखते हैं इसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आया है, सेम टेम्परेचर है, इसके मेल्ट होने तक सेम टेम्परेचर है। तो जो हीट दी गई थी, आखिर वो हीट कहाँ गई, वो एनर्जी कहाँ गई। जो हीट एनर्जी दी गई थी वो सॉलिड स्टेट के द्वारा यूज कर ली गई है अपनी स्टेट को चेंज करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए।
और जो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है बिना टेम्परेचर में राइज शो किए, ये टेम्परेचर कोई नहीं बढ़ा है लेकिन हीट एनर्जी यूज की गई है सॉलिड के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स ने जो एनर्जी को यूज किया है और अपने टेम्परेचर में बढ़ाया नहीं, अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, तो इसका मतलब क्या है, जो ये लिक्विड के पार्टिकल्स बने हैं, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स थे जो है, मतलब इनके पास कोई एनर्जी है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, जो एनर्जी हीट एनर्जी है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट होता है हिडन, छुपी हुई। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाली स्टेट, और लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, जो हीट की रिक्वायरमेंट हुई है सॉलिड के द्वारा लिक्विड में चेंज करने के लिए लेकिन बिना अपने टेम्परेचर को बढ़ाए। जो पार्टिकल्स है वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स आइस के होते हैं सेम टेम्परेचर पे। मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जो आइस के पार्टिकल्स हैं, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो इनके पास क्या होगी, इनके पास कम एनर्जी होगी, किनके बजाय, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बजाय, क्योंकि इन्होंने कुछ एनर्जी रिक्वायर की है चेंज करने में, जो किनके पास है, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास। अब अगर हम लिक्विड को हीट देते हैं, लिक्विड को अगर हीट एनर्जी देते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल क्या होंगे, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे, और मूव करते करते ये क्या हो जाएंगे, किसमें चेंज हो जाएंगे, वेपर में चेंज हो जाएंगे। तो वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे कोई भी लिक्विड क्या करना शुरू कर दे, बॉयल करना शुरू कर दे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है, बल्क से ही पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं और किसमें चेंज हो जाते हैं, वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो देखो जो वाटर है उसको कितना टेम्परेचर दिया जाता है वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए, उनको दिया जाता है 373 केल्विन। या फिर अगर हम, अब इसमें भी क्या होता है, सेम केस इसमें होता है, जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो जो एनर्जी दी जाती है उसकी वजह से टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब वो भी क्या है, लेटेंट है। लेटेंट मतलब क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, वो हीट की रिक्वायरमेंट लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए। अब जो 100 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे देखें, किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, लिक्विड के पास ज्यादा एनर्जी होगी या वेपर के पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो इसमें वेपर के पास ज्यादा एनर्जी होती है, जो कि लेटेंट हीट के रूप में होती है, छुपी हुई एनर्जी होती है। इसको लिक्विड को जब वेपर में चेंज करते हैं तो जो एनर्जी यूज की जाती है वेपर में चेंज करने के लिए, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो वेपर के पास ज्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए कई बार हम सुनते हैं ना कि हमारा अगर गर्म पानी है या फिर भाप है, अगर हाथ किसमें ज्यादा जलेगा, वो हमारा किसमें ज्यादा जलता है, भाप में ज्यादा जलता है, क्योंकि भाप के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, लेटेंट के रूप में छुपी हुई एनर्जी होती है, जिसको हम किसकी फॉर्म में बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो क्या होता है, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज किया जा सकता है, लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज किया जाता है। सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो हमें हीट देनी पड़ती है, और लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं तो भी हीट देनी पड़ती है, और जब गैसियस स्टेट को लिक्विड में चेंज करते हैं तो कूल करना पड़ता है। ऐसे ही लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए कूल करना पड़ता है। बाय कूलिंग हम इन जो ये स्टेट चेंजिंग ऑफ स्टेट है इनको रिवर्स कर सकते हैं। अब क्या होता है, हमने क्या देखा है, सॉलिड पहले किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा, और फिर लिक्विड किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। लेकिन कई स्टेट ऐसी होती हैं जिसमें सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है और वेपर डायरेक्ट
सॉलिड में चेंज हो जाता है। इनको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, जिसमें क्या है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। बिना लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड से गैस में चेंज हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। और डायरेक्ट चेंज गैस का सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है? सीधा गैस से सॉलिड में चेंज हो जाना और सॉलिड का गैस में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमने टेम्परेचर तो पढ़ लिया। टेम्परेचर जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को वेपर में चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो क्या होगा। प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा? हमने अभी क्या पढ़ा है, जो अलग अलग स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो किसकी वजह से होती है? वो इनके पार्टिकल्स की वजह से होती है। क्योंकि जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल कैसे होते हैं? थोड़े से अलग अलग होते हैं, थोड़ा गैप होता है। और गैसियस स्टेट में क्या होता है? गैस में क्या होता है? पार्टिकल्स और ज्यादा दूर दूर होते हैं, इनमें गैप क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इससे हम क्या देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हीट दी थी तो ये पार्टिकल्स अलग हो गए थे, लिक्विड में चेंज हुए थे। और हीट दी तो ये किस में चेंज हो गए? गैस में हो गए। क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? देखो जैसे गैस के पार्टिकल्स है, इनको हम नजदीक लेके आए, नजदीक लेके आएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स को और नजदीक लेके आए तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब गैस के पार्टिकल को नजदीक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस करना पड़ेगा। हमें पता है गैस क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब ये बहुत दबाया जा सकता है इनको, और दबा के क्या होता है, इनके पार्टिकल्स को क्या किया जा सकता है? पास लाया जा सकता है। और पास लाने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, अगर हम प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर को हम कम कर दें तो हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। क्या आपने कभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही हाई प्रेशर के अंडर रखा जाता है। अगर हम इस प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक डिक्रीज कर दें तो ये क्या होगा, ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। और इसी रीजन की वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो ड्राई आइस कभी भी पूछा जाए, ड्राई आइस क्या होती है? ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर रखा जाता है। अगर प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं, प्रेशर अगर हम कम करेंगे तो मतलब पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे और बिना लिक्विड में चेंज हुए ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करते हैं किसी सब्सटेंस की स्टेट को, कि ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। देखो अगर हमारे पास सॉलिड को क्या करते हैं हम, फ्यूजन के द्वारा लिक्विड में चेंज करते हैं। फ्यूजन प्रोसेस होती है जिसमें हीट दी जाती है और ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। फिर लिक्विड को वेपोराइजेशन के द्वारा गैस में चेंज किया जाता है। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड अगर हमें बनाना है तो कौन सी होती है? वो डिपोजिशन कहलाते हैं, जिसमें हम गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करते हैं। अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। अगर गैस को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो हमें गैस को कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने की प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। तो अब लास्ट टॉपिक बस है। अब आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है कि हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कन्वर्जन कराना है तो हमें हीट की जरूरत होती है, या फिर हम प्रेशर को चेंज करते हैं, तभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। क्या हम डेली लाइफ में कोई एग्जांपल ऐसे बता सकते हैं जिसमें बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे ही एक लिक्विड जो होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी को हम बिना ढका हुआ रखते हैं तो ये क्या होना शुरू हो जाता है? वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है।
मतलब हम देखते हैं कहीं पानी बिखरा हुआ है, पार्क में है, रोड पे है, तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप सूख जाता है। तो वो पानी कहाँ जाता है, वेपर में वो कैसे चेंज होता है? जैसे गीले कपड़े होते हैं वो कैसे सूखते हैं, उसमें जो वाटर होता है इनमें वो कहाँ जाता है? तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि हमने देखा है जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं होते। कोई भी टेम्परेचर हो, सॉलिड, गैस या लिक्विड का, उसमें पार्टिकल्स अलग अलग काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग होती है। लिक्विड में क्या होता है, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब लिक्विड में क्या होता है, जो सरफेस में पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो ये जल्दी मूव करेंगे, ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जल्दी तोड़ते हैं, और तोड़ के क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, और मूव करके किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो जो ये फिनोमिना होता है लिक्विड का वेपर में चेंज होना किसी भी टेम्परेचर के, इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, मतलब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम ही टेम्परेचर पे किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? You must have observed that the rate of evaporation increases with an increase of surface area. अब एक बात बताओ, अगर एक तो थोड़े से एरिया में पानी बिखरा हुआ है, एक या फिर ज्यादा एरिया में पानी बिखरा हुआ है, मतलब वो थोड़ा सा पानी ज्यादा एरिया में बिखरा हुआ है, तो मतलब क्या है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होता है, सरफेस एरिया के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और ये जल्दी से वेपर में चेंज हो जाते हैं। मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। अब हम ये देखते हैं, जैसे जब गर्मी होती है, ज्यादा गर्मी होती है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो गीले कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, बारिश के मौसम में गीले कपड़े कम सूखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वेपर स्टेट में जल्दी से चेंज होगी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या अमाउंट होता है, ह्यूमिडिटी क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है जो एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो एयर होती है वो क्या होते हैं, उसमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होता है गिवन टेम्परेचर पे। अगर जो वाटर में एयर में वाटर अमाउंट है वो पहले ही ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर जो एटमॉस्फेयर में पहले ही वाटर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी है, मतलब एयर में वाटर प्रेजेंट है, तो वो इवेपोरेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब विंडी डे होता है, जिस दिन तेज हवा चल रही होती है, तेज हवा चलती है तो इवेपोरेशन क्या होता है, जल्दी होता है। अब क्या होता है, हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग, इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कोज करता है, मतलब इवेपोरेशन की वजह से उस सरफेस में जहां इवेपोरेशन होता है वो जगह ठंडी कैसे हो जाती है। अब किसी भी ओपन वेसल में अगर लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है तो उसके पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स एनर्जी, अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, जो एनर्जी उनको खोई है उसको रिगेन करने के लिए। तो इस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। अब क्या करता है, हम अगर अपने हाथ में, हम अपनी हथेली पे एसीटोन रखते हैं जो कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी हथेली से एनर्जी लेते हैं और एनर्जी लेके क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। और हमारी हथेली से अगर एनर्जी का लॉस हुआ है तो हमारी हथेली कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और ऐसे ही गर्मियों में हम देखते हैं लोग छतों पे पानी डाल देते हैं, तो छतों पे पानी डालेंगे तो छत में से जो पार्टिकल्स एनर्जी लेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे, तो छत क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। मतलब इवेपोरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन क्लोथ्स में मतलब क्या होता है, गर्मियों में हमें पसीना आता है, तो कॉटन क्लोथ्स क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, और वो क्या करता है, हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमारे पसीने को एब्जॉर्ब करके
जो सराउंडिंग्स है उसमें एक्सपोज कर देता है। और जब पसीना सराउंडिंग में एक्सपोज होगा तो उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होगा तो हमें कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। अब why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? जो किसी ग्लास में जब आइस कोल्ड वाटर होता है तो उसमें हम बाहर कुछ ड्रॉपलेट्स देखते हैं, वो किस वजह से होते हैं। अभी देखो, जो वाटर के आसपास जो वेपर प्रेजेंट होते हैं, वो वेपर किसके कांटेक्ट में आते हैं, ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं। ग्लास के कांटेक्ट में आने के बाद जब वो ठंडी चीज के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एनर्जी खो देते हैं, और एनर्जी खोने के बाद वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, जो कि हम वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में देखते हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक